हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स केयर पर। अभी तक हमने पढ़ा है समांतर श्रेणियाँ एपी। समांतर श्रेणियों में हमने समांतर श्रेणी में आने वाले कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं और उनके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और एक दो क्वेश्चन किए हैं। और इसी के साथ हम जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उनमें हम समांतर श्रेणियों के पहले प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो कि वीडियो साथ साथ चलते जाएंगे, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो उसके माध्यम से आप समांतर श्रेणियों के क्वेश्चन वहाँ पर कर सकते हैं। और जो भी कुछ समांतर श्रेणी में थोड़ा बहुत बच गया या एक दो प्रकार के क्वेश्चन अलग आते हैं, वो क्वेश्चन यदि बच गए हैं तो वो क्वेश्चन आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हमारा चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वहाँ पर करवा दिए जाएंगे। तो अभी आज हम शुरू करने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। जीपी को गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं आप हिंदी में। जैसे मैंने आपको समांतर श्रेणी में बताया था कि समांतर श्रेणी में कि एक संख्या निश्चित क्रम की ऐसी संख्या है, अनंत संख्याओं की ऐसी श्रेणी, उस श्रेणी में दो संख्याओं के मध्य अर्थात किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतराल समान रहता है, तो वो समांतर श्रेणी होती है। उसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का गुणक समान रहेगा, अर्थात उन दोनों मध्य दो क्रमागत संख्याओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ आपको, 1 2 3 4, ये क्या है, इनके मध्य का अंतर क्या है, 1 है। इनके मध्य का अंतर भी 1 है, इनके मध्य का अंतर भी 1 है, अर्थात ये गुणोत्तर श्रेणी में, क्योंकि दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अंतर समान आ रहा है, इसी प्रकार ये गुणोत्तर श्रेणी में समांतर श्रेणी में होगी। लेकिन गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी बोलते हैं। जीपी क्या होगी, ये 2 4 8 16, ये गुणोत्तर श्रेणी होगी। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो क्रमागत संख्याओं का अनुपात है समान रहता है। इन दो क्रमागत संख्याओं का अनुपात है 4/2 बराबर अगली और इनका 8/2 और इसका 16/8। आप देख सकते हैं कि इनका 2 2 2 आ रहा है, अर्थात इनका अनुपात समान रहता है, इसी कारण ये गुणोत्तर श्रेणी में होगी। तो ऐसी संख्याओं की ऐसी श्रृंखला जिनमें दोनों क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतराल हमेशा समान रहता है, वो कौन सी श्रेणी होगी, वो गुणोत्तर श्रेणी होगी। इसी प्रकार समांतर श्रेणी में हमने अपना क्या लिया था, समांतर श्रेणी में हमने सार्वंतर निकाला था, क्रमागत दो संख्याओं के मध्य का अंतर, अर्थात आगे वाली संख्या माइनस पहले वाली संख्या करने पर सार्वंतर आता है। तो इसी प्रकार गुणोत्तर श्रेणी में क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर अनुपात आएगा, अर्थात सार्व अनुपात आएगा। सार्व अनुपात का क्या कर सकते हैं, सार्व अनुपात जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, यहाँ पर क्या है, सार्वय अनुपात। अनुपात का अर्थ आप समझ गए, रेशियो। रेशियो अर्थात आगे वाली संख्या और पहले वाली संख्या का अनुपात है समान रहेगा, उसी सार्वय अनुपात बोलते हैं। जैसे कि हमने अपनी कोई जीपी मानी, ए आर स्क्वेयर, ए आर की क्यूब, ये ऐसे 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 चलती जाएगी। आपको यहाँ पर देखना है ए क्या है, ए हमेशा प्रथम पद होगा, प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, ये पांच पद, सिक्स पद, सेवंथ पद, ये ऐसे चलती जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आर क्या है, अपना सार्व अनुपात। सार्व अनुपात को आर से समान्यता आर से दर्शाते हैं। वैसे ये सिंबल होता है, किसी से भी दर्शा सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं करता है। इसी प्रकार से सार्व अनुपात को आर से दर्शाया। आर की वैल्यू के लिए हाँ, यहाँ पर क्या है, सार्व अनुपात है। सार्व अनुपात मैंने क्या बताया था कि आगे वाली संख्या और पहले वाली संख्या का अनुपात होता है। यहाँ पर आगे वाली संख्या क्या है, ए आर है, और पहले वाली संख्या क्या है, ए अर्थात आर। तो इसी प्रकार से इन दोनों का अनुपात है ए आर स्क्वेयर भाग में ए आर। ये कितना आ गया, आर आ गया। इन दोनों का अनुपात आर स्क्वेयर, आर क्यूब भाग में आर स्क्वेयर हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और आर क्यूब में आर स्क्वेयर का भाग देने पर आर बचता है, अर्थात इनके मध्य के भी अनुपात आर होगा, और इनके मध्य का भी अनुपात आर है, इनके मध्य का भी आर है, अर्थात सभी के मध्य का अनुपात, दो क्रमागत संख्याओं के मध्य का अनुपात समान हो रहा है, अर्थात ये गुणोत्तर श्रेणी में। और वो अनुपात क्या कहलाता है, वो अनुपात कहलाएगा अपना सार्वय अनुपात कहलाता है। चलो मेरे ख्याल से आप इतने में समझ गए होंगे। तो इसके बाद क्या है, सार्व अनुपात हो गया अपना। सार्व अनुपात है आगे वाली संख्या भाग में पहले वाली संख्या से क्या निकालते हैं, सार्व अनुपात निकालते हैं। अब गुणोत्तर श्रेणी में आगे क्या होता है, अब गुणोत्तर श्रेणी में आता है एनवां पद। एनवां पद कैसे होगा, समांतर श्रेणी में मैंने एनवां पद बताया था आपको, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, और डी सार्व अंतर है। तो यहाँ पर सार्व अनुपात कैसे होगा, यहाँ पर सार्व अनुपात देखिए, सॉरी एनवां पद देखिए, एनवां पद, एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ए एन क्या होगा, ए आर एन माइनस वन, अर्थात
ए क्या है, ए प्रथम पद है, आर सार अनुपात है, एन माइनस एक क्या है, एन क्या है, पदों की संख्या जो 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 पद पूछा है वो। जैसे कि आपको 20वां पद पूछे तो ए आर की घात 19, 21वां पद पूछे तो ए आर की घात 20, यदि 22वां पद पूछे तो ए आर की घात 21, यदि 17वां पद पूछे तो ए आर की घात 16, ऐसे चलता जाएगा। और यहीं पर वो कोई कह दे किसी समांतर श्रेणी में 20 पद है तो अंतिम पद ज्ञात करो, तो 20वां पद हो जाएगा। यही अंतिम पद का फॉर्मूला है। अंतिम पद ज्ञात करने के लिए हमें पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो हम अंतिम पद ज्ञात करेंगे। तो आपको एन दिया हुआ मिलेगा और कहेगा अंतिम पद ज्ञात करो, तो आप इसे ज्ञात कर लोगे। ये ऐसे दिया, ऐसे ही कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमें किसी जीपी का सार्वनुपात r बराबर 2 है तथा प्रथम पद दे दिया है हमें 16 है, तो जीपी का कौन सा चौथा पद ज्ञात करो, A4 ज्ञात करो। ये मैंने चौथा इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। आपको 20वां भी पूछ सकता है, 21वां भी पूछ सकता है, कैसे ज्ञात करेंगे। ये चौथा A4 बराबर मैंने आपको बताया था ए आर की घात n-1, तो ए आर की घात 4-1 ये क्या हो गया, ए आर की क्यूब होगी ना। इसी प्रकार से आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। 20वां पद ए आर की घात 19, 21वां पद ए आर की घात 20, 15वां पद ए आर की घात 14, 16वां पद ए आर की घात 15, 35वां पद ए आर की घात 34, ऐसे आपको याद रखना है ताकि आपका टाइम बचे। तो ये क्या हो गया, ए आर की क्यूब, ए यहाँ पर क्या दिया है अपने को, प्रथम पद ये रहा, ए 16 दिया है, 16 आर की क्यूब, आर क्या सार अनुपात है, ये 2 की क्यूब, 2 की क्यूब आप जानते हैं 8 होता है, ये 16 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा क्या 4 और 128 हो जाएगा। यहाँ पे निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्या आता है, एनवां पद ज्ञात कर लिया हमने, अंतिम पद का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया, ये क्वेश्चन से समझ लिया। इसके बाद आता है समांतर श्रेणियों में पदों का योग। समांतर श्रेणियों में पदों का योग क्या होगा। हालांकि जो क्वेश्चनों में लगने वाली ट्रिक है ना, वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे उसके साथ साथ मैं आपको क्वेश्चनों में लगने वाली ट्रिक बताता जाऊंगा। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या होगा, समांतर श्रेणी में लगने वाले पदों का योग का फॉर्मूला, समांतर से गुणोत्तर श्रेणी में पदों का योग कैसे निकालते हैं। पदों के योग का एक सामान्यतः एक फॉर्मूला होता है, ऐसा से दर्शाते हैं। ये होता है ए आर की घात 1-1/r-1। ये आपके समांतर श्रेणी में लगने वाले पदों का फॉर्मूला का योग का फॉर्मूला होता है। ये कोई आपसे मैं कह दूं कि किसी समांतर श्रेणी का सर्वानुपात 1 है तो उसमें लगने वाले 10 पद है, तो पदों का योग ज्ञात करो। तो समांतर श्रेणी का सर्वानुपात 1 दे दिया मैंने, तो यहाँ पर आप रखेंगे एस एन बराबर, ये प्रथम पद कुछ भी दिया होगा 1 की घात n-1 भाग में r-1। ये आप क्या देख रहे हैं, एक की घात कुछ भी हो एक रहेगा, 0 भाग में 0। ये क्या हो गया भाई, 0 भाग में 0, ये तो अपरिभाषित संख्या होती है, आप सभी जानते हैं। तो 0 भाग में 0 कोई संख्या नहीं होती है। तो इसके लिए पदों का योग कैसे ज्ञात करें। इसके लिए योग आपको डायरेक्ट ऐसे बताता हूँ मैं कि यदि इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, ये फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आता, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है उनमें काम नहीं आ सकता, इसीलिए उसको आप अलग से याद रखना पड़ेगा। ये क्या नोट 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 लगा कर लिखते हैं। यदि सारा अनुपात r बराबर 1 हो तो पदों का योग कितना हो गया, Na। ये कैसे हो गया, ये इसलिए होगा कि हम देखते हैं कि कोई एक अनुपात वाली कोई श्रेणी मानते हैं, गुणोत्तर श्रेणी मानते हैं, एक अनुपात वाली कोई भी संख्या मान सकते हैं आप, जैसे कि 2 2 2 2, ये 4 पदों की संख्या मान ली। इनमें आप देख सकते हैं आगे वाली संख्या में पहले वाली संख्या का भाग देने पर सार अनुपात 1 आ रहा है, अर्थात इन सभी का सार अनुपात 1 है। तो इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, ये छोटे पदों की श्रेणी है, आप इसे डायरेक्ट जोड़कर देखो, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, अर्थात इनका योग कितना आ गया, 8 आ गया। और फॉर्मूले से देखें एन की संख्या कितनी है, एन बोले तो पदों की संख्या, पद कितने हैं यहाँ पर 4 है, 4 मल्टीप्लाई पहला 1 है, ये प्रथम पद है, प्रथम पद क्या है 2, ये भी 8 आ गया। अर्थात ये कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। इसी प्रकार ये कहने का मतलब है, यदि सार अनुपात 1 होता है तो पदों के योग का सूत्र कितना होता है, एन होता है। 4-5 पदों की श्रेणी हो तो आप ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन ये 15 पद 20 पदों की कोई श्रेणी दी गई हो, प्रथम पद दिया गया हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। r बराबर 1 तो
Sn बराबर Na। एक और कंडीशन बनती है, एक और कंडीशन क्या बनती है, एक और कंडीशन यह बनती है कि यदि पदों की संख्या अनंत हो तो किसी यहाँ पर साधारण है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या की घात अनंत होती है या n की जगह अनंत रखेंगे। आप भी जानते हैं किसी निश्चित राशि की घात अनंत हो नहीं सकती क्योंकि ये संख्या परिभाषित नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए कोई किसी पदों की संख्या अनंत हो तो इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है। यदि सेकंड नोट क्या है, n बराबर अनंत, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, अनंत है, तो इसके लिए योग का सूत्र क्या होता है, इसके लिए योग सूत्र प्रथम पद माइनस है 1 माइनस आर। आर की वैल्यू क्या है, आर यहाँ पर हो गया, साधारण हो गया तो 1 माइनस आर हो जाएगा। चलो इतना हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, ये हमने योग से रिलेटेड फॉर्मूले देख ली थी। हाँ, इसको इस फॉर्मूले से देखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसी फॉर्मूले को आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करने पर क्या बचता है, एस एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस ए भाग में आर माइनस 1। ये हो गया। एक ए आर की पावर एन है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए आर की पावर एन माइनस 1 डॉट आर माइनस ए भाग में आर माइनस 1। ये इसके गुणा में ये ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि आर को अंदर गुणा कराने पर आर की घात एन माइनस 1 और आर की घात 1 आदर्श मान घातें जुड़ जाएगी, तो ये सेम वैल्यू इसके जैसी आ जाएगी। अर्थात इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे लिखने पर। ऐसे लिखने पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये आप ध्यान से देखो। तो ये मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, ये मैंने बताया था आपको अंतिम पद का या nवें पद का फॉर्मूला बताया था, जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, अंतिम पद को एल से दर्शाते हैं। अर्थात इसकी जगह एल रखने पर एल आर माइनस ए भाग में आर माइनस ए, ये ऐसे हो गया। ये किसका हो गया, योग का फॉर्मूला हो गया। आपके पास एक फॉर्मूला ये भी आ गया। ये आपको भी सीधा याद रखना क्यों जरूरी है, ये सीधा इसलिए दिया गया कि आपको एन की वैल्यू न दे, आपको कहते हैं अंतिम पद ये 15 है और प्रथम पद ये साधारण ये है, तो योग याद करो। तो आप योग के लिए आपको ये फॉर्मूला, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड क्वेश्चन के टाइम में ये फॉर्मूला याद नहीं आता है, जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम एन की वैल्यू फाइंड करने लग जाते हैं। तो 1 मिनट तो हमारा एन की वैल्यू फाइंड करने में लग जाएगा और आधा 1 मिनट इसमें लग जाएगा। अर्थात क्वेश्चन तो गया 2 मिनट पर और आपको मिलते कितने, एक क्वेश्चन के आपको 40 सेकंड मिलते हैं। 40 सेकंड और 30 सेकंड में करो तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है जिससे आपका टाइम बचेगा। तो इसके लिए अंतिम योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये फॉर्मूला यहाँ पर रखते हैं। आपको दिया है एक क्वेश्चन में, आपको दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया है आपको, उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि किसी जीपी में क्या है, कोई किसी जीपी में अंतिम पद एल बराबर दे दिया है आपको 30 और प्रथम पद दे दिया है आपको 5 6। अंतिम पद दे दिया है और प्रथम पद दे दिया गया है आपको, साधारण 3 दे दिया है। तो योग ज्ञात करो जीपी का, एसएन ज्ञात करना है। एसएन कैसे ज्ञात करेंगे, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले एन यहाँ से एन की वैल्यू याद करेंगे, फिर एसएन के फॉर्मूले में रखेंगे जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे कम समय में क्वेश्चन को सही करना है। यही इसीलिए तो हम सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर हम अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे और जिससे हमारे मेरिट लिस्ट में फाइनल में नाम आ सकता है। तो इसके लिए एसएन बराबर क्या होगा, अंतिम पद ये इस फॉर्मूले में रख दो, एल की वैल्यू 30 अंतिम पद और आर साधारण हमको 3 दिया गया है और माइनस ए की वैल्यू प्रथम पद 6 और भाग में आर माइनस 1, आर 3 माइनस 1। ये क्या हो जाएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 90 माइनस 6 भाग में 2, 90 में से 6 गए 84, 84 भाग में 2, ये क्या हो गया 42 हो गया। इससे आपका फॉर्मूला, इससे आपका क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके लिए आगे क्या करते हैं, ये आगे आता है गुणोत्तर श्रेणी में पदों का मानना। पद कैसे माने जाते हैं गुणोत्तर श्रेणी में, उसके लिए चलो मैं आपको बताता हूँ। पद आपको क्यों मानने पड़ते हैं, पद इसलिए मानने पड़ते हैं कि आपको कोई ऐसा सवाल दिया जाएगा जिसमें से आपको कह देगा प्रथम पद द्वितीय पद का दोगुना है, द्वितीय पद तीसरे पद का दोगुना है। अर्थात आपको कोई भी संख्या नहीं दी जाएगी और पदों का आपस में संबंध बता दिया जाएगा। तो इसी कारण हमको पद मानना पड़ता है। अब आपको बता देता हूँ मैं कि गुणोत्तर श्रेणी में पद कैसे माने जाते हैं। यदि आपको 3 पद मानने पड़े गुणोत्तर श्रेणी में, पदों का मानना,
मानना, आपको 3 पद मानने पड़े, 3 पद। तो क्या क्या मानेंगे आप 3 पद? आपको 3 पद है, वैसे आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 पद ये मानेंगे ए आर ए आर, ए भाग में आर ए, और आप ध्यान से देख सकते हैं कि इनका सारानुपात एक आर आ रहा है, क्योंकि आगे वाली संख्या में पहले वाली संख्या का भाग देने पर तो उनका अनुपात बचता आ रहा है, तो अर्थात इनका सारानुपात आ रहा है। तो आर अनुपात वाली श्रेणी माननी पड़े आपको 3 पदों की, तो आप ये मानेंगे, इससे आपका क्वेश्चन में दी गई कंडीशन अच्छे से सोल्व होगी। और बाकी आपको क्वेश्चन में देखना कि क्वेश्चन में करवाना क्या चाह रहा है, तो उसके हिसाब से आप पदों को मानेंगे, लेकिन लगभग ये अच्छी होती है, इससे रिजल्ट अच्छा निकलता है और आसानी से निकल जाता है। तो इसके 3 पद मान लिए। यदि आपको 5 पद मानने पड़े, 5 पद मानने पड़े, 5 पद कैसे मानेंगे? ए भाग में आर स्क्वायर ए आर सॉरी ए आर और ए आर स्क्वायर, ये क्या हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 पद हो गए। यही आपने क्यों माने? ये आपने इसलिए माना क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा कि पहले और पांचवें पदों का गुणनफल 15 है या कुछ और है, पहले और तीसरे पदों का, दूसरे और पांचवें चौथे पदों का गुणनफल है, तीसरा पद इतना है, ऐसे आपको दिया हुआ मिलेगा। उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले और पांचवें में गुणनफल करवाओगे तो आपके पास ओनली ए स्क्वायर बचेगा, वो कोई निश्चित राशि दी गई होगी, उससे हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आने पर हम आपको और जो कंडीशन दी हुई मिलेगी उससे आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और आपको पता है यदि जीपी में ए और आर की वैल्यू पता हो तो हम सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। चलो इसके बाद क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैंने 3 के बाद 4 पद कैसे मैंने ये नहीं बताया, 5 पद ही क्यों मैंने ये बताया। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि विषम है, तो आप ध्यान से देखोगे कि ये विषम है 3 पद और ये भी विषम है, तो विषम वालों में कितना का आ रहा है सारानुपात? विषम वालों में आप सारानुपात देख सकते हैं, तो आर का आ रहा है, यहाँ पर भी आर का, यहाँ पर भी आर का। और 4 पद सम है, 4 पद कैसे मानेंगे? 4 पद के लिए आपको, 4 पद को आपके लिए ए भाग में आर स्क्वायर, 4 पद के लिए आपको सॉरी ए आर क्यूब, ए भाग में आर ए आर और ए आर की क्यूब, ऐसे मानेंगे। आप इनमें देख सकते हो कि सारानुपात कितने का आ रहा है? आर स्क्वायर का आ रहा है, इसीलिए 4 पद के लिए पहले और तीसरे का गुणनफल करवा लो या दूसरे और तीसरे करवा लो, लास्ट में एक छोटी राशि बच जाती है जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ऐसी राशि बचती है, इसीलिए हमने 4 पद ऐसे माने हैं। आपको ये नोट कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो लगभग अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ कैसे मिलेगा, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पर क्वेश्चन क्या लेते हैं कि आपको किसी जीपी में, ये भी काट दो, कि कोई जीपी दी हुई है, उस जीपी में आपको कहा है किसी जीपी में पहले और तीसरे पद का गुणा 36 है तथा पहले और तीसरे पद का गुणा कितना 36 है, तथा तीनों पदों का तीनों पदों का योग 48 है, तो ए कोमा आर याद करो, ये दे दिया गया। आप कैसे ज्ञात करेंगे? ए और आर ज्ञात करने के लिए आप एक तो आपके पास बचता है ऑप्शन है, ऑप्शन से करने का। ऑप्शन से करोगे तो आप 4 ऑप्शन में रखोगे तो आपका थोड़ा लेंथी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ऑप्शन किस टाइप से दिए गए। लेकिन आपको यदि पद मान कर करते हैं तो, क्योंकि हमने अभी पद मानना सीखा है तो पद मान कर करते हैं। इसमें दिया गया पहले और तीसरे पद का गुणन किया गया तथा तीनों पद वो का योग इतना है, अर्थात 3 पद की जीपी माने तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें चौथे पांचवें छठे पद का कोई जिक्र ही नहीं किया गया और इसमें तीन ही पद लिए गए हैं। तो 3 पद की जीपी मैंने आपको कैसे माने बताई थी? मैंने आपको बताई थी 3 पद की जीपी के लिए ए भाग में आर, ए और ए आर, ये 3 पद की जीपी ज्ञात करेंगे। ये मान ली लेट, ये जीपी हमने मान ली, ये जीपी है। इसमें क्या किया गया? पहले और तीसरे पद का गुणन 36 है, पहला पद ए भाग में आर, तीसरा पद ए आर है का गुणनफल 36 है। आप ध्यान से देखें तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? ए स्क्वायर बराबर 36, तो ए बराबर क्या बच गया? +-6,
प्लस का 6 नहीं, प्लस माइनस 6 बच गया आपके पास। ए बराबर प्लस का 6 बच गया। और तीनों पदों का योग कितना गया है, 48 दिया गया है। तीनों पद का योग यहाँ से लूँ मैं तो यहाँ पर क्या आ गया, ए कॉमन आ गया। तो एक भाग में आर प्लस में एक प्लस में आर, ये तीनों पदों का योग हो गया। ये मेरे को दिया गया 48। यहाँ से मैंने वैल्यू किसकी निकाली थी, ए की वैल्यू निकाली थी। ए की क्या आएगी, 6 आई। 6 यहाँ 1 प्लस में आर स्क्वायर भाग में आर बराबर 48। ये हो गया। आर का नीचे लोगोत्तम लेने पर ये इधर से इधर आर को इधर से मल्टीप्लाई करा, आर इस आर को आर से कराने पर आर स्क्वायर भाग में आर है। ये 6 का इधर भाग गया, 6 का भाग देने पर कितने, 8 का भाग गया। ये क्या बच गया, 1 प्लस में आर स्क्वायर बराबर 8 आर। ये हो गया। तो आर स्क्वायर माइनस 7 आर प्लस में 1 बराबर 0। जब आपको इसे आगे सोल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको एक वैल्यू मिल गई, एक की वैल्यू जिस ऑप्शन से आपको 6 मिलती है या -6 मिलती है वो ऑप्शन लो, और वो ऑप्शन में ए की वैल्यू 6 है और आर की भी वैल्यू दी हुई मिलेगी। आर की वैल्यू दी है तो आप आर की वैल्यू इस समीकरण में पुट करो, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा वो आपका ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। हालांकि ये मैंने क्वेश्चन रैंडम यादृच्छिक बनाया था, इसी कारण इसमें फॉर्मूले में ये कैलकुलेशन बड़ी होगी, लेकिन आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन दी हुई नहीं मिलेगी। टाइम का अभाव, इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। और हमारी जो क्वेश्चन सीरीज जो श्रेणियाँ आ रही है उसको भी देखना न भूलें। उसमें हम आपको एक बुक कंप्लीट कराने वाले हैं। पहले हम लोसेंट की सोल्व कराएंगे, उसके बाद जो बुक आपको हो गया वो आगे सोल्व करते हुए चले जाएंगे। पहले एक बुक धीरे धीरे कर 1 बाय 1 चैप्टर करके हम उस बुक को पूरा करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।